दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से। हर एक टॉपिक को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसके लिए मैं करता ये हूँ कि हर एक टॉपिक को आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको किसी तरह के तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, आज 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है प्रबंध के उद्देश्य। वैसे सारे छात्र जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के प्रबंध के उद्देश्य टॉपिक की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये प्रबंध का उद्देश्य, ये इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो प्रबंध के उद्देश्य को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो मैनेजमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रबंध का जो उद्देश्य है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या भाग है। तो देखिए, पहला जो भाग है ये है आपका संगठनात्मक उद्देश्य, जो आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। और दूसरा जो वर्गीकरण है ये सामाजिक उद्देश्य है, प्रबंध का दूसरा उद्देश्य। और जो प्रबंध का तीसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो जी हाँ दोस्तों, प्रबंध के उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया और अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों वर्ग है क्या, तीनों उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है दोस्तों संगठनात्मक उद्देश्य, जिसको मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। ये आपका जो है दोस्तों संगठनात्मक उद्देश्य, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका संगठनात्मक उद्देश्य है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि क्या है, कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वे लाभदायक उद्देश्य, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ वे लाभदायक उद्देश्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो वे लाभदायक उद्देश्य जो संगठन के सुधार और विकास के लिए प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आराम से समझ में आ सके। वे लाभदायक उद्देश्य जो संगठन के सुधार और विकास के लिए प्रबंध द्वारा, संगठन के विकास के लिए या सुधार के लिए प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वह संगठनात्मक उद्देश्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, या जाने जाते हैं। बोला ये लाभदायक उद्देश्य का क्या मतलब है? बोला प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वैसा सारा ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुधार हो, जिसमें संगठन का विकास हो, वो क्या कहलाता है? संगठनात्मक उद्देश्य। तो देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन क्या हुआ है। 3 मुख्य जो संगठनात्मक उद्देश्य है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो संगठनात्मक उद्देश्य है, प्रबंध के जो संगठनात्मक उद्देश्य हैं उनको भी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जीवित रहना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्वाइवल। और दूसरा है लाभ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट। और तीसरा है बढ़ोतरी, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। ये तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ये संगठनात्मक उद्देश्य कहलाता है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो जीवित रहना, इसको अंग्रेजी में सर्वाइवल करते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह उस अवधि को संदर्भित करता है जिसमें संगठन को अपनी लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व, आय, रेवेन्यू अर्जित करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, बोला कि ये जो बिजनेस, आपको बिजनेस का जो जीवन काल है, बिजनेस का जो लाइफ है, जब तक है, तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए तो पैसे चाहिए, इनकम चाहिए। बिना पैसे के या बिना इनकम के बिजनेस को आप सरवाइव नहीं करा सकते, बिजनेस को आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो बिजनेस का लाइफ जब तक है तो बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए। तो बोला रेवेन्यू चाहिए, तो मैनेजमेंट ऐसे कदम उठाएगा, मैनेजमेंट ऐसे स्टेप्स लेगा, मैनेजमेंट इस तरीके से काम करेगा कि बिजनेस को लगातार रेवेन्यू मिलता रहे, बिजनेस के पास लगातार इनकम आता रहे, ताकि बिजनेस जीवित रहे। तो बिजनेस को अगर जीवित रखना है तो बिजनेस में लगातार रेवेन्यू आना चाहिए। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो चलिए संगठनात्मक उद्देश्य का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा संगठनात्मक उद्देश्य लाभ, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। ध्यान से देखिए, जीवित रहने के बाद हर संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों का सामना करने और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बिजनेस का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। अगर बिजनेस में लाभ होगा ही नहीं तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं। तो बिजनेस को अगर लंबे समय तक चलाना है
बिजनेस में लोगों का इंटरेस्ट तभी रह पाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलाने वाले अपना जीवन कैसे चलाएंगे। तो बिजनेस का जो दूसरा संगठनात्मक उद्देश्य है वो प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं तीसरा संगठनात्मक उद्देश्य है बढ़ोतरी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं संगठनात्मक उद्देश्य की दोस्तों। तो 2 संगठनात्मक उद्देश्य की चर्चा कर चुके हैं और ये तीसरा है बढ़ोतरी, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद संगठन का उद्देश्य बढ़ोतरी करना होता है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसकी शाखाओं की संख्या, कर्मचारियों की संख्या आदि से निर्धारित होती है। अब ध्यान से देखिए, शाखा मतलब ब्रांच। कभी भी कोई बिजनेस खुलता है वो छोटे लेवल पे खुलता है, ठीक है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका कैपिटल बढ़ता है। अगर वो प्रॉफिट की वजह से या बिजनेस अच्छे तरीके से चल गया तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है और बिजनेस की साइज़ बड़ी होती है। और साइज़ ही नहीं बड़ी होती है, कभी कभी ये सिचुएशन आ जाता है कि उस बिज़नेस के कई सारे ब्रांचेज खुल जाते हैं। एक लोकल लेवल का बिजनेस जो बाद में जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनता है, फिर स्टेट लेवल का बन जाता है, फिर नेशनल लेवल का बन जाता है। कई सारे राज्यों में उसके ब्रांच खुल जाते हैं, कई सारे शहरों में उसके ब्रांच खुल जाते हैं। तो बिजनेस एक्सटेंड कर जाता है, बिजनेस की साइज़ बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं बिजनेस का ग्रोथ होना। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा लगाकर जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया, उनकी तो इच्छा होती है कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। तो ये दोस्तों संगठनात्मक उद्देश्य में ये जो ग्रोथ है, बिजनेस का जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी, ये तीसरा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए संगठनात्मक उद्देश्य की चर्चा तो हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य के बाद सामाजिक उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं सामाजिक उद्देश्य के बारे में क्या हम लोगों को समझाया जा रहा है कंटेंट्स में। तो देखिए सामाजिक उद्देश्य को दोस्तों सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। मतलब वे लाभदायक उद्देश्य जो समाज के सुधार और विकास के लिए प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सामाजिक उद्देश्य कहलाते हैं। बोला वो लाभदायक उद्देश्य मतलब वैसा प्रॉफिटेबल उद्देश्य, वैसा लाभदायक उद्देश्य, वैसा उद्देश्य जो समाज के विकास और समाज के सुधार के लिए, मतलब जिसकी वजह से सोसाइटी को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो, इस प्रकार का जो उद्देश्य है वो कहलाता है सामाजिक उद्देश्य। मतलब प्रबंध का वो उद्देश्य जिससे समाज को फायदा हो, जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे समाज का भला हो, वो कहलाता है सामाजिक उद्देश्य। तो चलिए कुछ सामाजिक उद्देश्य की चर्चा यहाँ की गई है। पहला पॉइंट है उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता की आपूर्ति। मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो इंडस्ट्री के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो उपभोक्ता हैं उनको किसी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर अच्छा उत्पादन नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी के वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनको अच्छा फील नहीं होगा। तो कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का गुड्स अगर चाहिए तो जो इंडस्ट्री है उसको अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। ये प्रबंध का ये सामाजिक उद्देश्य है। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, उत्पादन की अच्छी गुणवत्ता की आपूर्ति। मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अच्छे क्वालिटी का सामान का प्रोडक्शन करें, अच्छे क्वालिटी के सामान या वस्तु जो कस्टमर्स को उपलब्ध कराएं। और दूसरा है रोजगार के अवसर पैदा करना। तो समाज में ही बिजनेस काम करता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री समाज में ही अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और वहीं से प्रॉफिट अर्न करता है। समाज में ही उसके कस्टमर्स होते हैं। तो उस बिजनेस का जो दूसरा सामाजिक उद्देश्य ये होगा कि वो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए ताकि बेरोजगारी कम हो सके, लोगों को रोजगार मिले और लोगों और उनके परिवार की जीविका चल पाए। तो हर एक बिजनेस जो मैनेजमेंट है उसका दूसरा सामाजिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए, इस प्रकार से काम करे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा, बिजनेस एक्सटेंड होगा, बिजनेस की शाखाएं, ब्रांचेज बढ़ेंगे, तो इट मीन्स लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उस बिजनेस में काम करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो बिजनेस का साइज बढ़ेगा, बिजनेस के ब्रांचेज बढ़ेंगे, तो बिजनेस में काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य में जो तीसरा है वो है दोस्तों उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति करना। उचित मूल्य पर, सही मूल्य पर, जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा सामाजिक उद्देश्य, मतलब सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर, सही प्राइस पर, उचित प्राइस पे, सही प्राइस पे वस्तु
या उत्पाद या सेवाएं उपलब्ध करवाना, किनको? कस्टमर्स को। तो जितने भी उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उपभोक्ताओं को बिजनेस के द्वारा अच्छी क्वालिटी की वस्तु सही कीमत पर, उचित कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए, महंगा नहीं बेचना चाहिए। मतलब जो वस्तु या सेवा का उचित कीमत है, सही प्राइस है, उसी प्राइस पे उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये सामाजिक उद्देश्य का तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो तीसरा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इसकी चर्चा मैं करूं आपके सामने। प्रबंध का तीसरा मुख्य उद्देश्य है, यह है व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा, वे लाभदायक उद्देश्य जो मौजूदा कर्मचारियों के विकास और बढ़ोतरी के लिए प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। चलिए फिर से एक बात पढ़ दूं आपके लिए दोस्तों। वे लाभदायक उद्देश्य जो मौजूदा कर्मचारियों के विकास और बढ़ोतरी के लिए प्रबंध के द्वारा बढ़ोतरी के लिए प्रबंध के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, बोला मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया वह सारा स्टेप, मैनेजमेंट के द्वारा या प्रबंध के द्वारा लिया गया वह सारा निर्णय, वह सारा स्टेप्स जिसकी वजह से उस बिजनेस के कर्मचारियों को लाभ हो, उस बिजनेस के कर्मचारियों को फ़ायदा पहुँचे, उस बिजनेस के कर्मचारियों को बेनिफिट हो। यहाँ पर्सनल का मतलब क्या है? उस बिजनेस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनके फ़ायदे के लिए उठाया गया कदम, उनके हित में उठाया गया कदम, मतलब कर्मचारियों और वर्कर्स के हित में उठाया गया कदम, प्रबंध का उठाया गया कदम, ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, तो मतलब प्रबंध को ऐसे कदम उठाना चाहिए। प्रबंध का यह उद्देश्य है कि वो ऐसे ऐसे स्टेप्स ले, इस तरीके से काम करे कि वहाँ जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उस बिज़नेस में जो जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को बेनिफिट पहुँचे। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या क्या शामिल किया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान करना। प्रबंध का यह कर्तव्य है, प्रबंधन का यह सामाजिक व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत यह आता है कि प्रबंध का यह ड्यूटी है कि जितने भी कर्मचारी और वर्कर वहाँ काम करते हैं उनको उचित वेतन मिले, जितना वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उनको वेतन मिले, ताकि वो जो जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना जीवन यापन और अपने घर का मेंटेनेंस कर सके। जो दूसरा है दोस्तों वो है मौजूदा व्यक्तिगत कर्मचारियों का विकास। अच्छा देखिए, यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जो भी कर्मचारी वहाँ उपलब्ध हैं उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। जो भी कर्मचारी वहाँ उपलब्ध हैं उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। जो भी कर्मचारी वहाँ उपलब्ध है उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटीज़ का विकास होना चाहिए, उनका जो जीवन शैली है, जीवन स्तर है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो जीवन स्तर में तभी सुधार हो पाएगा जब कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिल पाएगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। और जो तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य है कर्मचारियों को अच्छा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना। फिर से पढ़ दूँ तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत उद्देश्य में कर्मचारियों को अच्छा और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना। मतलब कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, कर्मचारी जो बिज़नेस में काम करते हैं, उस बिज़नेस में जहाँ इट मीन्स कर्मचारी जो काम करते हैं ना, तो उनका इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा होना चाहिए, उनका वातावरण अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा माहौल हो जहाँ कर्मचारी को काम करने का मन ना करे, सभी तरफ गंदगी फैला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पे कर्मचारियों में विवाद हो जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। तो वहाँ एक बढ़िया वातावरण बना के रखने की ज़रूरत है। इट मीन्स प्रबंध का ये व्यक्तिगत उद्देश्य है कि जो कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, वो वर्क प्लेस वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, वो बढ़िया बना के रखने का ज़रूरत है। वहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, साफ़ सफाई रहना चाहिए, ताकि कर्मचारी मन लगाकर वहाँ काम कर सके। इट मीन्स कर्मचारियों को काम करने के लिए एक बढ़िया वातावरण उपलब्ध कराना, ये प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य है दोस्तों, ताकि कर्मचारी बेहतर तरीके से काम कर सकें। अगर कर्मचारी खुश होकर काम नहीं करेंगे, कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, तो फिर उस संगठन का, उस बिज़नेस का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल आने जा रहा है, मेरी बात पे भरोसा रखिए। 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों ही निकलकर आपके एग्जाम में एकदम आने जा रहा है, कंफर्म, एकदम गारंटी मानकर चले कि आपके बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही जा रहा है दोस्तों।
दोस्तों अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर वही दोनों दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस की लाइव पढ़ाई आपको किस प्रकार मिलेगी। अगर आप लाइव पढ़ाई इट मीन्स कॉमर्स सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस का की जो पढ़ाई है लाइव करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको ये पढ़ाई किस प्रकार मिल पाएगी ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आप जो है मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगातार इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूंगा। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।